नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुपम प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट 6 लेकर चलते हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे और उनको वन वन करके आपको विस्तार पूर्वक उनके बारे में समझाएंगे। तो आई होप प्राइड एडिफिकेशन चैनल अच्छा लग रहा होगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरुआत करते सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि वैगनर के नियम से किससे संबंधित हैं। अब देखिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत लोग जानते ही नहीं हैं कि सबसे पहला ये होता है कि ये वैगनर का नियम है क्या। ठीक, देखिए जो वैगनर का लॉ है वो जर्मन के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1835 में एक नियम दिया था। ठीक, इनका कभी कभी जब क्या होता है, जो बच्चे बीकॉम करते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इनका पूरा नाम था एडोल्फ वैगनर। इन्होंने एक नियम दिया था। एडोल्फ वैगनर ने किसका नियम दिया था और क्या कॉन्सेप्ट था। उन्होंने नियम जो दिया था उस नियम को ऐसे जानते हैं कि लॉ ऑफ इंक्रीज स्टेट अचीवमेंट। ठीक, राज्य को सार्वजनिक व्यय के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है इस नियम के प्रतिपादन में दिया गया था। ठीक, तो क्या निकल के आता है, सार्वजनिक। अब चार ऑप्शन देखिए, ऋण संकुचन हो सकता है, नहीं हो सकता है। सार्वजनिक व्यय तो बिल्कुल सही है कि सार्वजनिक व्यय, तो बी ऑप्शन। कर परिवर्तन नहीं होगा, संसाधनों का एकीकरण नहीं होगा। तो वैगनर का नियम किसके लिए जाना जाता है, सार्वजनिक व्यय प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पिकाक वाइक्समैन परिकल्पना में विस्थापन प्रभाव या संविष्ट है। देखिए पिकाक वाइसन का जो सिद्धांत था उसमें उन्होंने एक परिकल्पना को प्रतिपादन किया था, यह अर्थशास्त्री हैं। ठीक, क्या बताया था, उच्चतर आर्थिक वृद्धि में सार्वजनिक व्यय कोई ठीक ऊर्ध्वगामी विस्थापन हो सकता है। देखिए पिकाप में ऊर्ध्वगामी और सार्वजनिक व्यय प्रणाली नहीं शामिल थी, तो पहला ऑप्शन जो था वो गलत हो गया क्योंकि ऊर्ध्वव्यापी विस्थापन नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, सार्वजनिक व्यय, हाँ, कराधान से पुराने स्तर से नए स्तर की उच्चता का झुकाव। ठीक, पिछले साल और जो इस साल के जो टैक्सेशन है उसमें कुछ न कुछ चेंजमेंट आया है, झुकाव है, तो ये नियम जो है सही हो जाता है। तो आपका पिकॉक वाइसन में बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सार्वजनिक व्यय पर दर बढ़ता है और उच्चतर स्तर पे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, नहीं होगा। ठीक, चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि सरकार द्वारा अधिक नए कार्यकलाप किए जाते हैं इसलिए सार्वजनिक व्यय की तीव्रता ऊर्ध्वगामी रूप में बढ़ती है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो था उसमें क्या बताया गया था कि किन के लिए है, केवल टैक्सेशन वालों के लिए, जो कराधान है उनके लिए लागू होता है, केवल सार्वजनिक व्यय के लिए लागू होता है, केवल सार्वजनिक ऋण के लिए लागू होता है, या कराधान और सार्वजनिक व्यय दोनों के लिए लागू होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा, ऑप्शन डी सही होगा। क्यों सही होगा ऑप्शन डी, क्योंकि कराधान और सार्वजनिक व्यय दोनों को जोड़ देते हैं। टैक्सेशन और पब्लिक वेलफेयर जो भी हैं वो दोनों को जोड़कर निकालते हैं, तो अधिकतम लाभ तभी हमारा निकलेगा। ठीक है, तो दोनों के व्यय को धन कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिर आ गया है वैगनर की थ्योरी। ठीक है, अब देखिए इनके अनुसार एक अच्छी व्यवस्था क्या है। वैगनर ने अच्छी व्यवस्था के बारे में क्या कहा, देखिए जो समुचित आय की दृष्टि से कर सके। ठीक, देखो समुचित आय को सृजित कर सकें। वैगनर का देखो नियम ऐसा नहीं था क्योंकि वैगनर के नियम में लॉ ऑफ इंक्रीज स्टेट अचीवमेंट है राज्य के लिए। तो देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, जिसमें आय की असमानताएं घटें। बहुत अच्छी बात कही है, हमारी आय की असमानताएं घटेंगी तभी वैगनर थ्योरी होगी। देखिए स्टेट पॉलिसी ही वेलफेयर है कि आय में असमानताएं ना हो। ठीक, अब जैसे जीएसटी है, एक देश एक टैक्स है, तो असमानताएं नहीं है ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो
क्वेश्चन नंबर का बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, जिसकी कर आय सृजित करने की लागत कम हो। लागत कम होने का कोई थ्योरी नहीं है, और असंतोष कम हो ऐसा कोई इकोनॉमिक्स में नियम ही नहीं होता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, सामाजिक लाभ अधिकतम कब होता है। देखिए, पब्लिक को सबसे ज्यादा लाभ किस सिद्धांत से लागू होता है, ये कहने का मतलब है। तो देखिए, जब सामाजिक उपयोगिता सीमांत सामाजिक त्याग से अधिक हो, पहला ऑप्शन कह रहा है। देखिए, सामाजिक त्याग से अधिक होगी तो लाभ कैसे होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, जब सीमांत सामाजिक उपयोगिता और सीमांत सामाजिक त्याग के बराबर होगी। सही बात कह रहा है, सामाजिक त्याग, देखिए कि दो चीजें, पहला है सामाजिक उपयोगिता सीमांत सामाजिक त्याग के बराबर होगी, तो बी ऑप्शन आपका सुटेबल ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या है, सामाजिक उपयोगिता सीमांत सामाजिक उपयोगिता से अधिक होगी। ठीक है, नहीं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आय की अपेक्षा व्यय कर देय क्षमता को बेहतर माप देता है, यह मत किसका था। देखिए, इकोनॉमिक्स में हर अर्थशास्त्री ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, और परीक्षाओं में सिद्धांत से एक प्रश्न जरूर आता है। जब कभी ये पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसका है, तो वो एक कठिन क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, देखिए, ए डाल्टन द्वारा, ए कैलेंडार द्वारा, आइकमेक्सन द्वारा और आदम स्मिथ द्वारा। ठीक, देखिए यहाँ पे जो सिद्धांत है, आय की अपेक्षा ठीक व्यय कर की क्षमता बेहतर माप है, कि हम जितना खर्च करते हैं वो बेहतर माप है, एन कैल्डारन ने दिया था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7, वैगनर की परिकल्पना। फिर वैगनर का सिद्धांत आ गया है। पहले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से हमने वैगनर को क्लियर कर दिया था कि जो भी है सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक के बारे में आपको कहता है वो वैगनर थ्योरी कहलाता है। देखिए, अब यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन में सार्वजनिक लिखा हुआ है। ठीक है, पहले ऑप्शन में सार्वजनिक आय से है। देखिए, जब सार्वजनिक आय से होगा तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं सही होगा। ठीक, सार्वजनिक व्यय, देखिए हमने व्यय कहा था खर्चे से, एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब उसके बाद मुद्रा की पूर्ति से लागू ही नहीं होता है, और ना ही सार्वजनिक ऋण से लागू होता है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक, अधिकतम क्या कह रहा है, लाइन को आप पकड़िए, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को डाल्टन का सिद्धांत था। देखते ही, देखिए अगर आपने पढ़ रखा तो देखते ही आपका सही हो जाएगा कि डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। निम्नलिखित में अर्थशास्त्रियों में किसने व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था। देखिए, कौन से ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा था जो एक्सपेंडिचर हो रहा, व्यय हो रहा, उस पे सिद्धांत है, तो तुरंत आपको केल्डार ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा, सी, क्योंकि व्यय पर कर लगाने का सुझाव केल्डार ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए कूट में सही उत्तर छांटिए। अभिकथन 1, व्यापार चक्र अनुभव सिद्ध यथार्थ है, बी ऑप्शन है। नव परिवर्तन सृजनात्मक विनाश के कार्य है। देखिए, भाषा का बहुत उपयोग है अर्थशास्त्र में, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो डिफिकल्ट हो जाता है कि समझिए, और जब क्वेश्चन आ जाता है कि ए और बी दोनों में से बताइए ए और आर सही होंगे या दोनों इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया, व्यापार चक्र अनुभव सिद्धांत में सिद्ध यथार्थ है। ठीक है, देखिए ऑप्शन पहला वाला ए सही है। नव परिवर्तन सृजनात्मक विनाश के कार्य हैं, ये ऑप्शन भी सही है, तो ए और बी दोनों सही हो गए, परंतु आर की व्याख्या ए में अनावश्यक है, दोनों को इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही तो अपनी जगह है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन और व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री को ठीक है अवसादिक माना जाता है। ठीक, कौन से अर्थशास्त्री थे जिनको अवसादिक माना जाता है। ठीक, जे एम केन्स थे जिनको अवसादिक मानते थे। ठीक, अब देखिए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अरसा कौन से थे। ठीक, अब बहुत बच्चे ए मार्शल, रॉबर्ट सॉलो, ठीक, जी मार्क्स, ऐसा नहीं, जब आप पढ़ रखे हो तो क्वेश्चन का ऑप्शन तुरंत सही हो जाएगा, ये अभ्यास से ही आपका सही होगा। पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया का सृजनात्मक विध्वंस कहा जाता है। देखिए, किसने पूंजीवाद
कैपिटल को सैद्धांतिक विध्वंस कहा था। ठीक, अब किसने कहा था? J.M. सेम्पी-पुट्टी ने कहा था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? हिग्स की जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? तो देखिए, हिग्स ने गुणक और त्वरक दो चीजें थी जिसके बारे में बताया है। अब ऑप्शन देखिए, बचत विनियोग है, नहीं होगा। ठीक, गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया है जो हिग्स की थ्योरी में शामिल थी, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मूल्यों का उच्च वचन, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, और व्यापार में विनियोग पर। काबेब सिद्धांत निम्नलिखित में अव्यवस्था की व्याख्या कर सकता है। देखिए, कावेब का सिद्धांत जो था वो किन की अव्यवस्थाओं को सिद्धापित कर सकता है? देखिए, जब कावेब का सिद्धांत था तो स्थिर संतुलन को भी बताता था, अस्थिर संतुलन को भी बताता था, तटस्थ संतुलन को, मतलब उसने जितने प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में संतुलित अर्थव्यवस्था कैसे की जा सकी उनको बताया था। तो इसमें क्या है, ये हमारे तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज। स्वतंत्र व्यापार नीति के समर्थक कौन थे? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र व्यापार नीति के समर्थक कौन थे? रिकार्डो ने भी तो कहा था कि स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए, रिकार्डो की थ्योरी में भी था। ठीक, जेम्स मिल ने भी ये कहा था कि स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए, और स्मिथ भी स्वतंत्र व्यापार मिल के समर्थक थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ आपको ये डाउट हो गया कि इसमें सर ए क्यों नहीं हो सकता? तो ए कहने का मतलब है कि सबने इसके समर्थन में बात कही थी, तो ये सब समर्थक नहीं थे। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का गलत हो जाता है। किसी व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। व्यापार चक्र है आपका, बिजनेस साइकिल है, तो उसमें कौन कौन सी है उनका क्रम बनाइए। तो देखिए, अगर पढ़ रखा है तो क्रम बहुत आसानी से बन जाएगा, और नहीं पढ़ रखा है तो अनुमान विधि से लगाएंगे तो क्रम आपका हो जाएगा। देखिए, समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद और पुनर्स्थार। समृद्धि, ठीक, दोनों ऑप्शन में समृद्धि पहले दिया है तो गलत हो गया। देखिए, समृद्धि जब भी होगी जब पहले हम कोई अवसर को लाएंगे। अब ऑप्शन सी और डी पे जाते हैं। अवसाद पहला चीज सही है। ठीक, पुनरुत्थान हो सकता है, और समृद्धि और प्रतिसार। देखिए, ये व्यापार चक्र की चारों अवस्थाएं होती हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, चक्र तो बना है पर समृद्धि दूसरे स्थान पे कर दी, इसलिए ये नहीं होगा। व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया था? व्यापार चक्र में अतिनिवेश सिद्धांत के कौन थे जो उन्होंने प्रतिपादन किया था? एक अर्थशास्त्री थे, बी ऑप्शन है, उन्होंने ही दिया था। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है, क्यों कमाता है? ये तो सिद्धांत के आर्थिक लाभ को क्यों कमाता है वो उनके बारे में बताया गया। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, वह नवप्रवर्तक होता है, उसमें सभी जोखिम बीमा योग्य होती हैं। अब देखिए, सभी जोखिम बीमा, अनिश्चितता कम हो गई, उसमें बहुत निर्णय अनियमित होते हैं। इसमें सही ऑप्शन जो होगा वह नवप्रवर्तक होता है। क्या होता है? नवप्रवर्तक। तो इसी का सिद्धांत इसमें शामिल होता है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 18 का ए वाला आपका क्वेश्चन है। हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत क्या था? देखिए, हिग्स ने जो थ्योरी दी थी बचत और विनियोग की अंतर क्रियाओं पर था। ठीक, किस पे था? बचत और विनियोग की अंतर क्रियाओं पे था। मूल्यों के उच्च वचन पे था, व्यापार में विनियोग पर था, गुणज और त्वरक की अंतर क्रियाओं पे था। ठीक, तो यहाँ पे जो थ्योरी लगती है हिग्स का, तो वो गुणक और त्वरक, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके थे, जब गुणक और त्वरक की अंतर क्रियाएं होंगी तो वो किसकी थ्योरी पे होंगी? हिग्स की होंगी। देखो, जो बच्चे स्लाइड के क्वेश्चन को देख रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में वही आते हैं आपके, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सही हो जाएंगे जब आप इनका अभ्यास कर लेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र जिन चरणों से गुजरता है उनका सही क्रम बनाइए। व्यापार चक्र का चरण क्या होता है? तो चरण में देखिए, सबसे पहले व्यापार चक्र में क्या होगी? ठीक, मंदी आएगी। देखिए, मंदी सबसे पहले व्यापार किया, मंदी आ गई? नहीं। ठीक, प्रत्यावस्थी होगी, डिफ्लेशन होगा? नहीं, शुरुआती नहीं होगी। फिर मंदी हो गया, मंदी नहीं। सबसे पहले क्या होगा? मुद्रास्फीति होगी, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं।
इन्फ्लेशन के बाद जो होता है मंदी, जिसको हम लोग रिसेशन कहते हैं, और रिसेशन के बाद हम इसको विस्फीर्ति, जिसको हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं, और फिर प्रत्यावृत्ति आएगी। ठीक, तो कहने का मतलब है जब रिसेशन इन्फ्लेशन आएगा तब इन्फ्लेशन के बाद लोग क्या हो गया मार्केट में, जैसे ही क्या हुआ इन्फ्लेशन आ गया, तेजी से किसी चीज़ों के रेट और डिमांड बढ़ने लगी, तो लोगों ने क्या है सामान ही लेना कम कर दिया मार्केट से, तो परचेजिंग कम हो गई तो रिसेशन हो गई। अब रिसेशन को कम करने के लिए क्या विस्फीर्ति है, विस्फीर्ति देखो आरबीआई का एक मॉनेटरी टूल्स में भी शामिल है डिफ्लेशन को कम करने के लिए। तो डी ऑप्शन है कि अर्थव्यवस्था को इन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, स्लाइड नंबर नेक्स्ट में। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।